Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting outline 2 which is mineral nutrition. इससे पहले हमने फर्स्ट आउटलाइन 7 लेक्चर्स में कंप्लीट की है. आज सेकंड आउटलाइन मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे. मिनरल न्यूट्रिशन इसमें फ़र्स्ट हम देखेंगे सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स. प्लांट के लिए मिनरल्स का जो सोर्स है वो सॉइल है. आपको पता है कि रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. तो जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर में जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट्स और वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब सॉइल जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है. जो इसका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है सॉइल का वो कहलाता है मिनरल मैटर. ठीक है, इसमें मिनरल मैटर मींस इनऑर्गेनिक मैटर भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है. तो इसका जो मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें क्या क्या शामिल है? पेबल्स, सैंड एंड क्ले. सॉइल में जो कंकरियाँ होती हैं, सैंड रेत होती है, क्ले चिकनी मिट्टी होती है, ये सब मिनरल मैटर में आ जाते हैं या इनऑर्गेनिक मैटर में ये आ जाते हैं. जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस तरह बनता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं जैसे उसकी जो ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं वो गिरते रहते हैं. जब उनकी डेथ होती है प्लांट्स के पार्ट्स की या एनिमल्स की डेथ होती है तो एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ के बाद वो डिकम्पोज़ होते हैं. बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिकम्पोज़ करते हैं और डिकम्पोजिशन से उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में ऐड होता है. अब वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है ह्यूमस. ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से बनता है. अब क्ले एंड ह्यूमस एंड सॉइल सॉल्यूशन आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का जो सोर्स है उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं. क्ले, हमने बात की कि क्ले क्या है, ये इनऑर्गेनिक मैटर में से है. ह्यूमस क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है, मींस इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और साथ ही सॉइल सॉल्यूशन जो सॉइल स्पेसिस के दरमियान मौजूद होगा. ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स बनाती हैं मिनरल्स का, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो एज सच रूट्स में एंटर नहीं हो सकते. वो सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर में एब्जॉर्ब होके सॉल्यूशन की फॉर्म में वो जाते हैं रूट्स में. इसलिए सॉइल सॉल्यूशन का होना भी ज़रूरी है. तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे क्ले एंड ह्यूमस. हमने 3 चीज़ों की बात की ना, क्ले, ह्यूमस एंड सॉइल सॉल्यूशन. तीनों को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्ले एंड ह्यूमस. क्ले जैसे हमने अभी बात की कि ये क्या है, ये मिनरल या इनऑर्गेनिक मटेरियल है और इसमें क्या शामिल है, इट कंसिस्ट ऑफ एलुमिनियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स. एलुमिनियम ऑक्साइड्स इसमें शामिल हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड्स इसमें शामिल हैं. ह्यूमस कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेशियस रेजिड्यू. जबकि ह्यूमस की अगर हम बात करें जिसका हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक मैटर है तो इसमें कार्बोनेशियस रेजिड्यूज़ मींस कार्बन कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं. और ये कहाँ से आता है? जैसे हमें पता है कि ऑर्गेनिक मैटर आता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट या एनिमल्स के सेल्स की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उनकी सेल वॉल में मौजूद लिग्निन जो है, ठीक है, वो वहाँ से डिराइव होता है ये कार्बोनेशियस रेजिड्यूज़ जो कि ह्यूमस का हिस्सा हैं. बोथ क्ले एंड ह्यूमस पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज़. साइज़ के हवाले से दोनों का साइज़ स्मॉल है, क्ले का भी ह्यूमस का भी. दोनों जो हैं वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं. ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं. द सरफेस ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ नेगेटिवली चार्ज. अब ये कोलाइडल सब्सटेंसेस में आ जाते हैं कि ये अपने साथ किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. सो दे कैन एब्जॉर्ब केटाइंस लाइक कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स. नेगेटिवली चार्ज्ड होने की वजह से ये अपने साथ पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस को अट्रैक्ट करते हैं या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है, ये खुद क्या हैं, क्ले एंड ह्यूमस, ये दोनों हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और ये अपने साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं केटाइंस को, पॉजिटिव आइंस को, जैसे कि कैल्शियम आइंस हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम या इसी तरह के और जो पॉजिटिव आइंस हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. नेक्स्ट है सॉइल सॉल्यूशन. सॉइल सॉल्यूशन में दोनों तरह के आइंस होते हैं, केटाइंस भी होते हैं, एनाइंस भी होते हैं. अब जो केटाइंस हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं, वो ज़्यादातर सॉइल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं
मोस्टली रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज आइंस, और प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो इन आइंस को, कैटाइंस या पॉजिटिव आइंस जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सा बन जाता है बिटवीन द कैटाइंस प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड द आइंस एब्जॉर्ब्ड ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो द प्लांट रूट टेक्स अप आइंस। अब होता क्या है कि सॉइल सॉल्यूशन में भी हमने कहा कि कैटाइंस मौजूद हैं, पॉजिटिव आइंस मौजूद हैं, और इसी तरह से सॉइल में जो क्ले और ह्यूमस पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेसेस के ऊपर भी कैटाइंस मौजूद हैं। ये बात आप ज़हन में रखें कि सॉइल सॉल्यूशन में भी कैटाइंस हैं, पॉजिटिव आइंस हैं, और इसके अलावा सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं क्ले एंड ह्यूमस वो ख़ुद तो नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस को अपने साथ एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं। तो इन क्ले और ह्यूमस की सरफेसेस पे भी कैटाइंस मौजूद होते हैं और सॉइल सॉल्यूशन में भी कैटाइंस मौजूद होते हैं। अब क्या करते हैं रूट्स के, रूट्स सॉइल सॉल्यूशन से कैटाइंस को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। जब रूट्स ले लेते हैं सॉइल सॉल्यूशन में से कैटाइंस को, तो सॉइल सॉल्यूशन में कैटाइंस की कमी हो जाती है। अब जब उसमें कमी हो गई तो वो कैटाइंस कहाँ से आते हैं उनके पास, जो उनके क्ले और ह्यूमस पार्टिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कोलाइड्स हैं, और इन्होंने अपने साथ कैटाइंस को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, उस वक्त कैटाइंस को रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देते हैं, ताकि सॉइल सॉल्यूशन में कैटाइंस की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, इस तरह से सॉइल सॉल्यूशन में ये कैटाइंस जो हैं दोबारा से बरकरार हो जाते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉइल कोलाइड्स हैं, मींस क्ले और ह्यूमस, दीज आर द रिज़र्व सोर्स ऑफ कैटाइंस। इन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है कैटाइंस का, कि अपने साथ ही एब्जॉर्ब करके रखते हैं कैटाइंस, और जब सॉइल सॉल्यूशन में कैटाइंस कम हो जाते हैं, मींस वो कैटाइंस वाटर के साथ जो है प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो उस सॉइल सॉल्यूशन में कैटाइंस फिर कहाँ से आते हैं, इन कोलाइडल सब्सटेंसेस से। क्ले और ह्यूमस रिलीज़ कर लेते हैं उन कैटाइंस को सॉइल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है एनाइंस। अब एनाइंस में क्या क्या शामिल है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये है नेगेटिव आइंस, एनाइंस। और नेगेटिव आइंस होने की वजह से कोलाइड्स इनको अपने साथ एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि कोलाइड्स क्या हैं, वो ख़ुद नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता, अपने साथ एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये सिर्फ सॉइल सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, हमने कहा कैटाइंस जो हैं सॉइल सॉल्यूशन में भी हैं और कोलाइड्स की सरफेस पे भी हैं, जबकि जो एनाइंस हैं ये बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ये सिर्फ सॉइल सॉल्यूशन में होंगे, कोलाइड के साथ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि कोलाइड ख़ुद नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जब प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल सॉल्यूशन में से एनाइंस को, जैसे वो कैटाइंस को लेते हैं तो वो एनाइंस को भी लेते हैं, तो एनाइंस में उसी तरह से सॉइल सॉल्यूशन में एनाइंस की कमी हो जाएगी जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द प्लांट्स। तो उस कमी को पूरा करने के लिए अब कोलाइड्स नहीं हैं उनको एनाइंस देने के लिए, क्योंकि एनाइंस जो हैं वो कोलाइड्स के साथ एब्जॉर्ब नहीं हैं। तो उस कमी को अब कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खाद जो है वो ऐड की जाती है उस सॉइल में एज अ फर्टिलाइज़र, ताकि वो इन नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट या इस तरह के जो भी एनाइंस हैं उसकी कमी को पूरा कर सके। और इसके अलावा ये जो एनाइंस हैं इनकी लीचिंग हो जाती है, मींस ये इरिगेशन वाटर के साथ या रेन वाटर के साथ ये फ़्लो ऑफ भी हो जाते हैं, बह जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, और उसके बाद सॉइल सॉल्यूशन में जब इनकी कमी हो जाती है तो ऐसी सॉइल में फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है ताकि इन एनाइंस की कमी को पूरा किया जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के हवाले से हम पैसिव एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होती है वो होती है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि उसमें एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है उस प्रोसेस में। तो आज हम पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू द सेल और टिश्यू विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ये एक फ़िज़िकल फिनोमेना है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन के जो तरीके हैं उनमें सबसे पहले है डिफ्यूजन, कि डिफ्यूज़ हो जाना, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में चले जाना। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो भी मेथड्स हम पढ़ेंगे वो होगा उसमें यही कि हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट होगी, क्योंकि ये हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में जब मूवमेंट होती है तो वो विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है।
Concentration of ions inside the root cells is several times more than in the soil solution. Secondly, the mineral has to cross several barriers before entering the cells of the root. Therefore, mineral ions cannot directly move from the soil solution into the cells of the root by simple diffusion. They can pass through only from the free space by diffusion. अब जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की कि मिनरल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन या फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द रूट्स, तो उसकी जो डिफ्यूजन है वो सेल के अंदर तक नहीं होती. मींस मिनरल्स जो हैं या केटाइंस एंड आयंस हैं वो अगर डिफ्यूज़ होते हैं तो वो सिर्फ सेल वॉल को क्रॉस कर सकते हैं. ओनली सेल वॉल इज़ परमिएबल द फॉर द एंट्री ऑफ आयंस, क्योंकि फर्स्ट बैरियर जो होता है सेल का, सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल्स में, वो सेल वॉल होती है. अब जो सेल वॉल है उसको तो क्रॉस कर सकते हैं आयंस, क्योंकि सेल वॉल जो है वो परमिएबल है. सेल वॉल के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को एक्टोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट के बाहर वाली मेम्ब्रेन है. एक्टोप्लास्ट जो है इट इज़ नॉट परमिएबल टू आयंस, तो सिर्फ सेल वॉल को क्रॉस कर सकते हैं आयंस थ्रू द डिफ्यूजन, और एक्टोप्लास्ट से ये क्रॉस नहीं होते बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है. इट मीन्स आयंस कैन फ्रीली मूव फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन अप टू दिस बैरियर, कि वो इस बैरियर तक तो आ जाते हैं, सिर्फ वो सेल वॉल को क्रॉस कर सकते हैं आयंस थ्रू द डिफ्यूजन. सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब उन्होंने आगे एंटर होना है साइटोप्लाज्म में, तो उनकी एंट्री थ्रू डिफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं है टू आयंस. द टर्म फ्री स्पेस इज़ यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यू वेयर आयंस कैन फ्रीली मूव बाय डिफ्यूजन. अब जहाँ तक आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, वो पार्ट जो है प्लांट सेल का वो फ्री स्पेस कहलाता है, या उसको अपेरेंट फ्री स्पेस कहा जाता है, ठीक है. मींस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो हिस्सा है, क्योंकि सेल वॉल को तो आयंस क्रॉस करके अंदर चले गए, अब आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो डिफ्यूजन से क्रॉस नहीं कर सकते, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको एक्टोप्लास्ट कह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसको कहा जाता है अपेरेंट फ्री स्पेस. Entry of ions into free space is very fast and it takes place by diffusion. Ions can also easily diffuse out. ठीक है. अब इस apparent free space से ions बहुत rapidly जो है और freely move कर सकते हैं outside the cell या फिर inside the cell. Means सिर्फ cell wall को cross करके ये diffusion कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म तक की एंट्री के लिए ये डिफ्यूजन नहीं, कोई और मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. Therefore, ions can pass through free space area by diffusion. Ions cannot cross the barrier of ectoplasm by this process and enter the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म तक एंटर होने के लिए ये पहले इन्होंने एक्टोप्लास्ट का बैरियर जो है क्रॉस करना होता है, जो ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं कर सकते. तो डिफ्यूजन जो है वो ओनली है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल, फ्रॉम सेल सॉल्यूशन up to the space between the cell membrane and plasma membrane. Next is mass flow. Mass flow क्या है? The movement of ions along with bulk amount of water is called mass flow of ions. जैसे हमने बात की कि रूट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो वाटर में जो डिज़ॉल्व मिनरल्स आयंस होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जब एक अच्छी खासी अमाउंट वाटर की एब्जॉर्ब होती है, बल्क अमाउंट ऑफ वाटर जब मूव करता है रूट्स में, तो उसके साथ आयंस भी साथ में ही मूव करते हैं. इस तरह के आयंस की मूवमेंट को मैस फ्लो ऑफ आयंस कहा जाता है. इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके साथ आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो दिन के टाइम हमने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन करते रहते हैं, कि उनमें वाटर जो है वो इवेपोरेट भी होता रहता है थ्रू स्टोमेटा. तो जब ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन से उनकी प्लांट की बॉडी से वाटर जो है कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट में जा रहा है, रिमूव हो रहा है. तो जितना वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए इवेपोरेट होके लॉस हो रहा है, उतना ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब भी होगा रूट्स के ज़रिए, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का रेट जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा. और कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में
कि क्या रोल है ट्रांसपायरेशन का इन द मास मूवमेंट ऑफ वाटर, कि जब ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जनरेट होता है और वो क्या करता है कि वाटर को पुल करता है, खींचता है जाइलम में से ऊपर की तरफ। जाइलम के वाटर स्ट्रीम में एक टेंशन क्रिएट होता है और वो नीचे से वाटर को अपवर्ड जो है वो मूव करता है। रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं वाटर की ताकि प्लांट को सप्लाई कर सकें। तो उस वाटर के साथ आइंस भी शामिल होते हैं जो कि उस वाटर के साथ एंटर होते हैं प्लांट में और मूव करते हैं। ट्रांसपायरेशन रिमूव्स द मिनरल्स फ्रॉम द रूट जाइलम विद द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब जब ट्रांसपायरेशन होती है तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जब इवेपोरेशन हो रही है तो वो मिनरल्स जो कि वाटर के साथ डिज़ोल्व हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। सो इट रिड्यूसेस इट्स कंसनट्रेशन इन द रूट सेल्स। एज अ रिजल्ट रूट एब्जॉर्ब्स मोर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इस तरह से वाटर जब ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव होता है तो उसके डिज़ोल्व मिनरल्स भी उसके साथ इवेपोरेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में वाटर की तो कमी हो रही है, साथ ही साथ मिनरल्स भी कम हो रहे हैं। तो वाटर भी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगा बाय द रूट्स और उसके साथ जो मिनरल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते रहेंगे और इस बल्क अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कहते हैं मैस फ्लो ऑफ आइंस। नेक्स्ट इसमें है मैकेनिज्म ऑफ आयनिक एक्सचेंज। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं आयन एक्सचेंज को? द एक्सचेंज ऑफ एनाइंस और कैटाइंस ऑफ द सेल्स विद द आइंस ऑफ द सेम एंड इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड आयन एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें ये है कि एक सेल है, उसके अंदर भी कुछ कैटाइंस या एनाइंस मौजूद हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब सेल के अंदर का एक आयन सेल के बाहर के आयन के साथ एक्सचेंज होगा, इक्वल चार्ज वाला आयन, मीन्स अगर एक पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर जा रहा है तो बाहर से भी एक पॉजिटिव आयन जो है वो अंदर एंटर होगा। इस तरह का जो एक्सचेंज होगा बिटवीन द आयन्स वो कहलाएगा आयन एक्सचेंज। अब इस आयन एक्सचेंज के लिए भी कोई मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये पैसिव तरीका है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में शामिल है और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी इसको इफ़ेक्ट नहीं करता आयनिक एक्सचेंज को। आयन एक्सचेंज के हवाले से दो थ्योरीज़ दी गई हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और सेकंड है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक आयंस आर नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इस थ्योरी के मुताबिक आयंस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि द रूट्स आर प्रेजेंट नियर द क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल, कैटाइंस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्ले क्लाइड्स। ठीक है, वो कहते हैं कि ये देखें, जैसे ये रूट दिखाया गया है, रूट सेल है। अब रूट की सरफेस पे भी वो कहते हैं कि कुछ आयंस मौजूद होते हैं और इसी तरह से रूट्स जो हैं वो सॉइल में मौजूद हैं, सॉइल में क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं। अब इन क्ले पार्टिकल्स पे हमने कहा ये क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये अपने साथ क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, कैटाइन को एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं। तो क्ले की सरफेस पे भी कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और रूट की सरफेस पे भी पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इस थ्योरी के मुताबिक, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक, ये जो आयंस हैं वो कहते हैं कि ये सॉइल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होते, ये वाटर में डिज़ोल्व होकर सॉइल सॉल्यूशन नहीं बना रहे होते, बल्कि वो कहते हैं कि ये रूट के जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली जो हैं इन क्ले पार्टिकल्स के आयंस के साथ एक्सचेंज होते हैं। अगर रूट के ऊपर ये हाइड्रोजन आयन है तो ये क्ले के ऊपर मौजूद पोटाशियम आयन के साथ एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा क्ले पार्टिकल के ऊपर और पोटाशियम रूट के साथ। दोनों पे चार्ज जो है वो इक्वल है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज के दो आयंस जब एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द टू सेल्स, ये कहलाता है आयन एक्सचेंज। और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी का यही उसकी स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली जो है आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द टू पार्टिकल्स और सॉइल सॉल्यूशन का इसमें वो कहते हैं रोल नहीं है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आयंस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉइल सॉल्यूशन में। ठीक है, वो सॉइल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके साथ ही जब रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स में से रिलीज़ होके रूट्स के बाहर जो वाटर होता है, सॉइल वाटर, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जब डिज़ोल्व होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चली गई, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने बना लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3।
ये जो कार्बोनिक एसिड है इट इज़ अ वीक एसिड। ये वीक एसिड होने की वजह से ये फ़ौरन डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस में। सॉइल सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो गया, इसने हाइड्रोजन आइंस बना लिए और इसने HCO3 बाइकार्बोनेट आइंस बना लिए। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये क्ले पार्टिकल्स के ऊपर चले जाएंगे और क्ले पार्टिकल्स के ऊपर मौजूद जो पोटाशियम आइंस होंगे वो आ जाएंगे रूट्स के पास, मींस एक्सचेंज हो जाएंगे। द रिलीज्ड कैटाइन गोज इनटू द सॉइल सॉल्यूशन, फाइनली दे रीच द रूट सरफेस। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक ये रूट्स जो हैं ये जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये अपने बाहर जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया, इसने पॉजिटिव आइंस अपने अलग कर लिए, नेगेटिव आइंस अलग कर लिए। अब इसके पास पॉजिटिव आइंस क्या हैं? हाइड्रोजन आइंस। अब सॉइल में जो मौजूद क्ले पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर भी बहुत सारे पॉजिटिव आइंस मौजूद होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा थ्रू सॉल्यूशन। अब ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये वो कहते हैं कि ये सॉल्यूशन में मौजूद हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये क्या होंगे? ये एक्सचेंज होंगे विद द पोटाशियम आइंस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, कि ये हाइड्रोजन इस पोटाशियम की जगह आ जाएंगे और पोटाशियम जो है वो इस सॉइल सॉल्यूशन में चला जाएगा, वहाँ से उस सॉल्यूशन से फिर ये पोटाशियम आइन रूट्स में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डोनन इक्विलिब्रियम। इसकी क्या स्टेटमेंट है? द इक्विलिब्रियम ऑफ आइंस बिटवीन रूट सेल्स एंड सॉइल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड आइंस इन द रूट सेल्स इज कॉल्ड डोनन इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम या इस हाइपोथेसिस के मुताबिक द इक्विलिब्रियम ऑफ आइंस बिटवीन रूट सेल्स एंड सॉइल सॉल्यूशन, के रूट सेल्स में जो आइंस हैं और जितने आइंस सॉइल सॉल्यूशन में हैं वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड आइंस इन द रूट सेल्स। वो कहते हैं कि रूट के अंदर, रूट के सेल्स जो हैं उनमें कुछ फिक्स्ड आइंस पाए जाते हैं। फिक्स्ड आइंस वो होते हैं जो रूट के सेल्स में किसी कंपाउंड की डिसोसिएशन से बने और वो आइंस जो हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते, किसी सूरत वो बाहर मूव नहीं कर सकते, तो वो हमेशा सेल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो जब वो सेल के अंदर ही रहते हैं तो ऐसे आइंस को फिक्स्ड आइन कहा जाता है क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड आइंस की प्रेजेंस में जब रूट सेल्स के आइंस और सॉइल सॉल्यूशन के आइंस एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाते हैं तो ये कहलाता है डोनन इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखें कि सपोज एक सेल है और उस सेल में पोटाशियम प्रोटीनेट है, ठीक है। ये पोटाशियम प्रोटीनेट डिसोसिएट हो जाएगा और ये बना लेगा पोटाशियम आइन और प्रोटीन आइंस, ठीक है। PR नेगेटिव लिखा हुआ है, प्रोटीन आइंस। अब इसमें जो ये प्रोटीन आइंस हैं ये इनफैक्ट क्या है? ये फिक्स्ड आइंस हैं, ये सेल के बाहर किसी सूरत मूव करके नहीं जा सकते। अब इस सेल को जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा तो वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है उसमें भी कोई आइंस होंगे, उसमें होगा पोटाशियम क्लोराइड, वो डिसोसिएट होगा पोटाशियम में और क्लोरीन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन में पोटाशियम आइंस हैं और क्लोराइड आइंस हैं और सेल के अंदर क्या है? पोटाशियम आइंस हैं और प्रोटीन आइंस हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्रीली परमिएबल टू पोटाशियम एंड क्लोराइड आइंस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पोटाशियम आइंस भी मूव कर सकते हैं, क्लोराइड आइंस भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन आइंस हैं ये किसी सूरत बाहर अंदर नहीं आ सकते, सेल के अंदर हैं तो अंदर ही रहेंगे। बट इट इज़ इम्परमिएबल टू प्रोटीन आइंस। प्रोटीन आइन इज़ दस कॉल्ड फिक्स्ड एनाइन। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि वो आइन जो कि सेल के अंदर फिक्स होकर रह जाए, मूव ना कर सके बाहर, वो फिक्स आइन कहलाता है। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसे कहेंगे ये फिक्स्ड एनाइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दिखाई गई है, या यहाँ जो सॉल्यूशन है सेल के बाहर का, और ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। तो सेल के अंदर आप देखें कि पोटाशियम प्रोटीनेट जो है डिसोसिएट हुआ है पोटाशियम आइंस में, बहुत सारे पोटाशियम आइंस दिखाए गए हैं, और प्रोटीन आइंस में। ये जो प्रोटीन आइंस हैं ये इम्परमिएबल हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यहाँ से बाहर मूव नहीं कर सकेंगे, जबकि बाकी जो पोटाशियम या क्लोराइड आइंस हैं वो इनवर्ड टू आउटवर्ड, इस तरह से इनकी मूवमेंट हो सकती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होगा क्या कि सिर्फ पोटाशियम या क्लोराइड आइंस मूव करेंगे। क्लोराइड आइन विल डिफ्यूज़ इनटू द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन। अब कंसनट्रेशन डिफरेंस होगा, सॉइल सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि क्लोराइड आइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और सेल के अंदर क्लोराइड आइंस कम हैं। तो क्लोराइड आइंस बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल के अंदर चले जाएंगे
एन इक्वल नंबर ऑफ पोटाशियम आइंस अकम्पनी दैम टू न्यूट्रलाइज दैम। और इस थ्योरी के मुताबिक आइंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। जब नेगेटिव आइंस अंदर जाना शुरू होंगे, क्लोराइड आइंस, तो उसके साथ उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आइंस भी अंदर जाएंगे ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। जितने नेगेटिव आइंस सेल के अंदर हैं उतने ही पॉजिटिव आइंस होंगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा या इक्विलिब्रियम में आएगा। और ये तब तक होता रहेगा, मतलब क्लोराइड आइंस जितने एंटर हुए हैं उसके बाद उतने ही पोटाशियम आइंस एंटर होते रहेंगे जब तक कि दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। एडिशनल केटाइंस आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्जेस ऑफ फिक्स्ड एनाइंस। एक तो क्लोराइड आइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटाशियम आइंस एंटर होंगे, दूसरा उस सेल के अंदर हमने कहा कुछ फिक्स्ड एनाइंस प्रोटीन आइंस भी मौजूद हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उन नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करने के लिए कुछ इजाफी पोटाशियम आइंस जो हैं, एक्स्ट्रा जो हैं एडिशनल केटाइंस, वो मूव होंगे ताकि इन प्रोटीन आइंस को भी वो न्यूट्रल कर सकें। Therefore, the concentration of potassium ions inside the cell is greater than the external solution at equilibrium point. अब soil solution और सेल दोनों इक्विलिब्रियम पे तो आ जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि पोटाशियम आइन ज़्यादा मूव हुए हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि उन्होंने एक तो क्लोराइड आइन को भी न्यूट्रल किया है, दूसरा उन्होंने फिक्स्ड जो एनाइन प्रोटीन आइन थे उनको भी न्यूट्रल करना था। तो सेल के अंदर पोटाशियम आइंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। दस केटाइंस आर अकोमुलेटेड इन द सेल एट अ हायर कंसनट्रेशन दैन इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। इसकी वजह से जो केटाइंस मीन्स जो पोटाशियम आइंस एंटर हुए हैं वो सेल में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। इट डज़ नॉट नीड एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। दिस इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड डोनन इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है ये कहलाता है डोनन इक्विलिब्रियम, और इस डोनन इक्विलिब्रियम को क्रिएट करने के लिए ही ये मूवमेंट हुई है आइंस की। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है आइंस इस तरह की, ये ड्यू टू डोनन इक्विलिब्रियम है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। Similarly, if there are fixed cations on the inside of the cell membrane, it will accumulate anions in the cells. ये तो हमने बात की कि इसमें फिक्स्ड एनाइंस हैं सेल के अंदर, प्रोटीन आइन। सेल के अंदर एनाइंस की जगह केटाइंस भी हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड केटाइंस भी हो सकते हैं, तो उस सूरत में एनाइंस अंदर ज़्यादा मूव करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस होगी फ्रॉम द आउटर सॉल्यूशन टू द रूट सेल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।